मंसा मूसा प्रथम 1312 से 1337 तक पश्चिम अफ्रीका में माली साम्राज्य का शासक था। सोने और तांबे से समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा करने और महाद्वीप के उत्तर और आंतरिक भाग के बीच व्यापार पर एकाधिकार करने के कारण माली बेहद अमीर हो गया। कहा जाता है कि मंसा मूसा ने कायरो में इतना सोना खर्च किया था कि सर्राफा का मूल्य 20% तक गिर गया था। अपने शाही पूर्वजों की तरह मंसा मूसा अपनी तीर्थ यात्रा से मक्का में वास्तुकारों और विद्वानों को वापस लाए, जिन्होंने मस्जिदों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। और इसी बीच टिम्बकटू जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए। हालांकि मंसा मूसा के 1324 में कायरो में रुकने से माली की प्रसिद्धि यूरोप तक फैल गई, जहां इस राजा की सोने की शानदार संपत्ति की लंबी कहानियां व्यापारियों और खोजकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। माली साम्राज्य पश्चिम अफ्रीका में अब तक देखा गया सबसे बड़ा और सबसे अमीर साम्राज्य था। यह साम्राज्य सुंदियाता कीटा द्वारा स्थापित किया गया था। माली की राजधानी नियानी थी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर नाइजर नदी के पास टिम्बकटू था, जहां प्रमुख जलमार्ग और भूमि मार्ग मिलते थे। सहारा रेगिस्तान के पार पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट और उत्तरी अफ्रीका के बीच एक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करने से माली शहर को अपार धन प्राप्त हुआ। नमक उत्तर से व्यापार की जाने वाली एक प्रमुख वस्तु थी, जबकि दक्षिण से सोना और हाथी दांत आता था। घाना, वाल्ता, तदमेका और सुंघई का साम्राज्य माली साम्राज्य में ही शामिल थे और यह साम्राज्य अटलांटिक तट तक फैला हुआ था। स्वदेशी शासकों ने अरब व्यापारियों के संपर्क से इस्लाम अपनाया और इस प्रकार माली साम्राज्य ने पूरे पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों या कम से कम शहरी लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, जिससे ऐसे समुदायों का निर्माण हुआ जिन्होंने उत्तर से मुस्लिम मौलवियों को आकर्षित किया, जिससे क्षेत्र पर धर्म की पकड़ और मजबूत हुई। स्थानीय नेता मक्का जैसे इस्लामी पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा भी करते थे, जिनमें उनके अब तक के सबसे महान शासक मंसा मूसा भी शामिल थे। मंसा मूसा ने माली के विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, इसके क्षेत्र को 2 गुना कर दिया और आकार में इसे मंगोल साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। मंसा कमको मूसा ने 1312 में सत्ता संभाली और उसे पहले से ही समृद्ध माली साम्राज्य विरासत में मिला और उसमें 1337 तक शासन किया। मंसा का मतलब होता है राजा और मंसा माली के संस्थापक सुंदियाता कीता का भतीजा था। मंसा मूसा ने मंसा अबू बकर द्वितीय के बाद सिंहासन प्राप्त किया, जो जहाजों की एक बड़े बेड़े के साथ अटलांटिक के लिए रवाना हुए और फिर कभी नहीं देखे गए। किसे पता था कि अबू बकर द्वितीय की इस अटलांटिक यात्रा के बाद माली का भविष्य जिसके हाथों में जाने वाला है, वह अफ्रीकी इतिहास का सबसे महान शासक बनेगा। 10,000 घोड़ों की बख्तरबंद घुड़सवार सेना के साथ लगभग 1 लाख लोगों की सेना और प्रतिभाशाली जनरल सरन मांडियान के साथ मंसा मूसा माली के विशाल साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम था। माली ने पश्चिम में गाम्बिया और निचले सेनेगल तक की जमीन पर कब्जा कर लिया। उत्तर में पश्चिमी सहारा सीमा क्षेत्र में रहने वाली सभी जनजातियों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। पूर्व में नियंत्रण नाइजर नदी पर गांव तक फैल गया और दक्षिण में ब्यूर क्षेत्र, जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने लगा, उसके जंगल माली की निगरानी में आ गए। इस ब्यूर क्षेत्र पर आधा कब्जा ही किया गया, क्योंकि जब वह इलाका स्वतंत्र होता था तब वहां से सोने का उत्पादन हमेशा ज्यादा होता था। माली साम्राज्य मंसा मूसा के बाद के किसी भी शासक के अधीन इतने बड़े क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाया।
अनेक जनजातियों और जातीय समूहों वाले इस विशाल क्षेत्र पर बेहतर ढंग से शासन करने के लिए मनसा मूसा ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया और हर एक प्रांत में गवर्नर नियुक्त कर दिया। अधिक से अधिक रिकॉर्ड रखे जाने लगे और नियानी के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने लगे, जिससे प्रशासन में एक बड़े पैमाने पर बदलाव आया। व्यापारियों, कब्जा की गई जनजातियों और माली के द्वारा नियंत्रित तांबे और सोने की खदानों से मोटा टैक्स वसूला जाने लगा, जिसके कारण राज्य की संपत्ति में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार मनसा मूसा बेहद अमीर बन गया, शायद इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति। मनसा मूसा पहले और बाद के कई अन्य माली शासकों की तरह 1324 में मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए निकले, लेकिन जब वह रास्ते में उसी वर्ष जुलाई में कायरो पहुंचे तो उन्होंने पूरी तरह से सनसनी फैला दी। मनसा मूसा का ऊंटों का कारवां सहारा को पार कर चुका था और जब वह मिस्र पहुंचा तो वहां के सुल्तान भी उस धन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए जो यह पश्चिमी अफ्रीकी राजा अपने साथ लाया था। लगभग 100 ऊंटों में से हर एक ऊंट के पास 135 किलो यानी लगभग 300 पाउंड सोना था, जबकि 500 गुलामों में से हर एक के पास 2.7 किलो यानी कि 6 पाउंड की सोने की छड़ी थी। इसके अलावा खाद्य पदार्थों और वस्त्रों से लदे सैकड़ों अन्य ऊंट, राजा के विशाल और लाल सोने के झंडे लहराते घुड़सवार और हजारों की संख्या में नौकरों और अधिकारियों का एक विशाल दल था। कहा जाता है कि उदारता दिखाते हुए मनसा मूसा ने बहुत सारा सोना दान किया था और उनके दल ने शहर के बाजारों में इतनी खरीदारी की कि कायरो में सोने के दीनार यानी बुलियन की कीमत लगभग 20% तक कम हो गई थी। मंदी से जूझ रहे सोने के बाजार को उभरने में लगभग 12 साल लगे। विशेष रूप से मिस्र के व्यापारी इन सभी पर्यटकों के अचानक उनके बाजारों में घूमने से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, अपनी कीमतें बढ़ा दी और सोने के खरीदारों को जमकर राहत दी। यहाँ तक कि व्यापारियों ने जमकर उधारी भी की। दरअसल मनसा मूसा और उनके लोगों ने इतना अधिक खर्च किया और साथ में उधार लिया कि उन्होंने शहर को कर्ज में डुबोकर छोड़ दिया, जिसके बाद में माली साम्राज्य के भीतर मिस्र को निवेश करना पड़ा और उस निवेश में माली साम्राज्य ने मिस्र के व्यापारियों को भारी भरकम छूट दी ताकि वह अपने द्वारा दिए गए सामान के मूल्य का कुछ हिस्सा वसूल कर सके। माली के राजा ने मिस्र के सुल्तान को पहली मुलाकात के तौर पर 50,000 सोने के दीनार दिए थे। बदले में सुल्तान चाहता था कि मनसा मूसा श्रद्धांजलि के तौर पर जमीन को चूमे। अगर हम इस एक वाकया को छोड़ दें तो बाकी सभी मामलों में मूसा के साथ बिल्कुल राजघराने जैसा व्यवहार किया गया। उसके 3 महीने के प्रवास के लिए उसे एक महल दिया गया और वह जहां भी गया उसकी प्रशंसा की जाती थी। मनसा मूसा का प्रभाव कुछ इस कदर था कि उसकी कायरो यात्रा की खबर पूरे यूरोप तक पहुंच गई। यहाँ तक कि स्पेन में एक मैप मेकर को पश्चिम अफ्रीका का पहला विस्तृत मैप बनाने के लिए कहा गया, जो कि 1375 में बनाया गया और इस मैप को कैटलन एटलस का हिस्सा बनाया गया। इसमें मनसा मूसा को सोने का मुकुट पहने हुए एक सिंहासन पर राजसी रूप से बैठे हुए, एक हाथ में सुनहरी छड़ी और दूसरे में सोने का एक विशाल कड़ा पहने हुए दिखाया गया है। मनसा मूसा की सोने की कहानियों का प्रभाव कुछ इस कदर था जिससे आने वाले यूरोपीय खोजकर्ताओं को रेगिस्तान के सुनहरे शहर टिम्बकटू की संपदा को खोजने के लिए प्रेरित किया, जिसके बारे में 18वीं शताब्दी तक कोई यह भी नहीं जानता था कि नक्शे में इसको कहां रखा जाए। कायरो के बाद मनसा मूसा अरब की यात्रा करता है, जहां उसने जमीन और घर खरीदे ताकि
उसके नक्शे कदम पर चलने वाले माली के तीर्थयात्रियों को रहने के लिए जगह मिल सके। मनसा मूसा वहां मौजूद पवित्र स्थलों से इतना प्रेरित हुआ कि माली लौटने पर उसने गाओ और टिम्बक्टू जैसे शहरों में मस्जिदों का निर्माण किया। इसमें टिम्बक्टू में मौजूद महान मस्जिद भी शामिल है, जिसे जिंगेरेबर के नाम से भी जाना जाता है। इमारतों को एंडालुसी ग्रेनाडा के प्रसिद्ध वास्तुकार इशाक अल तुवेदजिन द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्हें मनसा मूसा की यात्रा के बाद कायरो से बुलवाया गया था, जिसे बदले में 200 किलो यानी 440 पाउंड सोना, नौकर चाकर और नाइजर नदी के किनारे जमीन का एक बड़ा हिस्सा दिया गया था। मस्जिद 1330 तक बनकर तैयार हुई और अल तुवेदजिन ने अपना बाकी जीवन माली में ही बिताया। राजधानी शहर और टिम्बक्टू में शाही महलों का निर्माण किया गया। साथ ही टिम्बक्टू शहर के आसपास किलेबंदी की दीवारों का निर्माण भी किया गया, ताकि शहर को दक्षिणी सहारा के तुआरेग जनजाति के लोगों से बचाया जा सके। क्षेत्र में पत्थर की कमी के कारण माली इमारतों का निर्माण आमतौर पर लकड़ी से मजबूत की गई मिट्टी, जिसे बैंको कहते हैं, उसका उपयोग करके किया जाता था। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान देखे गए विश्वविद्यालयों से प्रेरित होकर मनसा मूसा जब माली वापस लौटे तो अपने साथ किताबें और विद्वान दोनों ले आए। मनसा ने विशेष रूप से टिम्बक्टू में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो अपनी मस्जिदों, विश्वविद्यालयों और कई कुरान स्कूलों के साथ न केवल पश्चिमी अफ्रीका के सूडान क्षेत्र में सबसे पवित्र शहर बन गया, बल्कि संस्कृति और धार्मिक अध्ययन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध केंद्र भी बन गया। इसके अलावा मनसा मूसा ने कुछ धार्मिक विद्वानों को मोरक्को के फैज में भेजा, ताकि वे वहां से जो भी सीख सकें वह सीखकर वापस माली आकर शिक्षकों का काम करें। इसी के साथ अरब राज्यों के साथ माली के राजनयिक संबंध भी थे। साथ ही माली में निवेश का प्रवाह भी था, क्योंकि मिस्र के व्यापारियों और अन्य लोगों ने पश्चिम अफ्रीका में माल की आवाजाही की शुरुआत की मांग की थी। मनसा मूसा के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे पहले उनके पुत्र मनसा माघन प्रथम आए, जिन्होंने अपने पिता के प्रसिद्ध तीर्थयात्रा के दौरान माली में शासक के रूप में भी शासन किया था। और फिर उनके भाई मनसा सुलेमान ने उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। माघन का शासन मात्र 4 सालों तक चला और उसकी जगह उसके चाचा ने बेईमानी से ले ली, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। मनसा सुलेमान ने अपने भाई की ही तरह इस्लाम का प्रचार जारी रखा और इस प्रकार माली साम्राज्य एक और शताब्दी तक समृद्ध रहा, जब तक पुर्तगालियों द्वारा नए व्यापार मार्ग नहीं खोजे गए। नई गोल्डफील्ड्स की खोज और पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंच का मतलब था कि 15वीं शताब्दी के बीच तक माली का इस क्षेत्र में व्यापार पर एकाधिकार नहीं रह गया था। गौरतलब है कि माली के लोग भी आपस में लड़ने के दोषी थे, क्योंकि गृह युद्धों ने साम्राज्य को तबाह कर दिया था, जिसके परिणाम में सबसे पहले तुआरेग ने टिम्बक्टू जैसे माली शहरों पर हमला किया और फिर राजा सुन्नी अली द्वारा शासित बढ़ते सोंघाई साम्राज्य ने निश्चित रूप से 1460 के दशक में अधिकांश माली क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और कुछ इस तरह समाप्त होता है एक ऐसा समृद्ध साम्राज्य जिसकी संपदा का कोई तोल नहीं था, और इसी के साथ समाप्त होती है एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी संपत्ति उस समय आज के बिलियनियर्स से भी ज्यादा थी। यदि आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही रोमांचक और इतिहास की और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। शुक्रिया।